जो कि 3 नियम होते हैं। न्यूटन ने गति के विषयक 3 नियम दिए हैं, अर्थात गति के संबंध में 3 नियम दिए हैं। इन 3 नियमों को हम लोग किसी न किसी रूप में पीछे पढ़ चुके हैं। एक तरह से न्यूटन ने जो नियम दिए हैं, जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा है, फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में न्यूटन के गति के तीनों नियम लगभग कार्य करते हैं, या तीनों नियम कार्य करते ही हैं। जो भी क्रिया होती है काइनेमेटिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो सभी घटनाओं में न्यूटन के नियमों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो नियम है, इन नियमों को हम लोग किसी न किसी रूप में पीछे पढ़े हैं। जैसे बात प्रथम नियम आते हैं, हम लोग न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम जो हमारा है वो जड़त्व का नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो क्या है? जड़त्व का नियम है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व के लिए पीछे बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु जिस अवस्था में रहती है, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, तो यही जड़त्व है। जड़त्व एक प्रकार से वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन की असमर्थता को व्यक्त करती है। जड़त्व जो है वो जड़त्व है क्या? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन की असमर्थता प्रदर्शित करती है। अर्थात वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए असमर्थ है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। ठीक है, तो यही हमारा न्यूटन का गति का पहला नियम है, जिसमें पूरी जड़त्व का जो पूरा नियम है वो कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको, जड़त्व का नियम क्या है? वही न्यूटन का पहला नियम है। हम न्यूटन के प्रथम नियम में जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम प्रदर्शित है। प्रथम नियम क्या है? न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक, ये जड़त्व का नियम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अथवा गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो यही हमारा जड़त्व का नियम है और यही न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है। समझ में आ गया? तो प्रथम नियम में हम लोग केवल जड़त्व का नियम ही लिखेंगे, जड़त्व का ही वर्णन करेंगे। ओके, आइए देखते हैं सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति विषय द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान एवं उससे उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो हमें उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो हमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किस तरह से निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान कम होगा तो बल कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब बल जो है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो गया। ये स्थिति हो गई। फिर यदि वस्तु गतिमान अवस्था में और हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु को तेज गति कराना होगा, ज्यादा त्वरण उत्पन्न करना होगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वस्तु में कम त्वरण उत्पन्न करना होगा तो कम बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब त्वरण का मतलब वस्तु कितनी तेज चल रही है, उसके वस्तु में वेग परिवर्तन की दर क्या है, कितना तेज उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, ये त्वरण होता है। तो ज्यादा तेज से वेग का परिवर्तित होगा जब ज्यादा बल लगाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। फिर देखिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ में ले लिया जाए तथा वस्तु पर यह बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न
लिखने पर संयुक्त रूप से लिखेंगे तो यफ अनुक्रमानुपात हो जाएगा m × a या यफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा लेते हैं k m a, ये फार्मूला हो गया। किंतु प्रयोगों से क्या प्राप्त होता है, k = 1, तब यह कितना हो जाएगा, k की जगह पर हम रखते हैं तो f हो जाएगा ma, ये फार्मूला होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु को लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसको बल के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक नियम का जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, वो f = ma हो गया। इसी चीज को हम संवेग परिवर्तन के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय नियम जो हमारा संवेग परिवर्तन को उसके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि अभी संवेग स्पष्ट नहीं किए हैं हम, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। अभी संवेग इसको पढ़ाते हैं तो उसके बाद संवेग परिवर्तन से भी इस चीज को हम प्रूफ करते हैं कि f = ma ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। आइए हम लोग आगे देखते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा। पहले नियम समझिए क्या होता है, कुछ एग्जांपल द्वारा। जैसे हम बॉल को जमीन पर गिराते हैं, पटकते हैं, तो बॉल भी ऊपर की ओर उठती है। बॉल को दीवार पर मारते हैं तो बॉल भी हमारे तरफ वापस आती है। किसी डाली को, पेड़ डाली से पास खींच कर छोड़ देंगे तो फिर से वो वापस चली जाती है। ये घटनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यदि दो वस्तुएं हो, दो वस्तुएं ली जाए और यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। जैसे उदाहरण के लिए एक वस्तु ये ले लिया गया ए और एक वस्तु ये ले लिया गया बी। मान लीजिए ये वस्तु इस पर बल लगाती है, ए वस्तु बी पर बल लगाती है, तो ये बल हो जाएगा FAB। और अगर ये वस्तु इस पर बल लगाती है तो हो जाएगा FBA। ठीक, अगर ये वस्तु ए बी पर बल लगाती है तो हो जाएगा FAB, और ये वस्तु बी इस पर लगाती है तो हो जाएगा मान लिया गया FBA। तो यदि तो एक वस्तु ये वस्तु इस पर बल लगाती है तो बी वाली वस्तु भी इस पर उतना ही बल लगाएगी जितना ए वाली वस्तु ने बी पर लगाया है। ठीक है ना, तो यदि ए वस्तु बी पर बल लगा रही है तो बी वस्तु भी ए पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। तो नेट बल का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो बल लग रहे हैं FAB प्लस FBA, इनका जो रिजल्टेंट हुआ क्या होगा 0। तो इससे FAB = हो गया -FBA। ठीक, ये हुआ फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल, परिमाण में उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा आरोपित करती है। यदि एक दिशा का बल धनात्मक लेंगे तो उसके विपरीत दिशा का बल ऋणात्मक लेंगे। तो अगर लगाया गया बल पॉजिटिव होगा, एक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा, तो जो वापस आया हुआ बल है रिएक्शन फोर्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। यदि रिएक्शन फोर्स को पॉजिटिव कर देते हैं तो एक्शन फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इनमें से कोई एक बल नेगेटिव होगा और एक बल पॉजिटिव होगा। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि किसी वस्तु को जितना बल हम लगाते हैं वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में हमारे ऊपर आरोपित करती है। ठीक, नियम की भाषा में लिखते हैं तो लिखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये नियम का स्टेटमेंट है।
तो नियम के स्टेटमेंट क्या होगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलने पर, शूट करने पर गोली आगे की ओर जाती है, बंदूक पीछे की ओर आती है। ठीक, जब हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन से अपने पैरों को पीछे ढकेलते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जमीन को हम पीछे ढकेल रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं? आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जब हम नाव से कूदते हैं उतरने के लिए, तो नाव को हम पैर से पीछे धक्का देते हैं, तो नाव हमें आगे धक्का देती है। तो इस प्रकार से हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। ये हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, लिख देते हैं। देखिए तृतीय नियम को यहाँ पर लिखा गया, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। इसको भी दर्शाते साथ में कि दो वस्तु ए और बी है, वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल ए बी है, तो क्रिया बल बी या बी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल बी ए हो, तो नेट बल निकाय का शून्य होगा। तो या बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, तो या बी इक्वल टू माइनस बी ए। इसका मतलब है ये एफ ए बी क्रिया है, तो या बी ए क्रिया होगी। ठीक, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे हो गए न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट नियम है, का उपयोग रहता है जो द्वितीय नियम में है। द्वितीय नियम को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि हमने अभी बल के द्वारा दिखाया, अभी इसी को संवेग परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित सिद्ध करते हैं। तो द्वितीय नियम को हम